हेलो एवरीवन, ये है सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 9 और हमने पिछली क्लासेस में या पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने पढ़ा है ब्लड के बारे में और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन की जो संतप्तता होती है, यानी कि जो इसके कितने ऑक्सीजन के मैक्सिमम अणु इसके साथ जुड़ सकते हैं, तो 4 अणु ऑक्सीजन के इसके साथ जुड़ सकते हैं। इससे पहले हमने बंधुता पढ़ी थी। हीमोग्लोबिन की बंधुता जो होती है सर्वाधिक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, उससे कम ऑक्सीजन के साथ में, और उससे कम होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। अब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन का परिवहन होगा, तो 1.34 ml ऑक्सीजन जो है, यानी मिलीलीटर ऑक्सीजन बह सकती है किसके साथ में, हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ में। तो अगर अब हम बात करें कि 100 ml ब्लड में कितनी ऑक्सीजन परिवहन कर सकती है, तो फिर 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की कितनी हम मात्रा लेके चल रहे हैं, 16 ग्राम। क्यों? क्योंकि पुरुषों में सामान्य मात्रा 14 से 16 ग्राम होती है और महिलाओं में 12 से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर में होती है। यानी कि 100 ml ब्लड में कितना मैक्सिमम हीमोग्लोबिन हो सकता है, तो 16 ग्राम मैक्सिमम हो सकता है। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने का परिवहन करा सकते हैं, ऑक्सीजन के 1.34 ml का करा सकते हैं। मल्टीप्लाई करा देंगे 1.34 की 16 ग्राम के साथ में, तो ये हमारा आ जाएगा 21.44 ml, यानी मैक्सिमम 21.44 ml ऑक्सीजन का परिवहन 100 ml ब्लड के साथ में हो सकता है। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा आपको फ्लो करवानी है, तो उसके लिए आपको हीमोग्लोबिन की मात्रा उच्च तापकीय में होनी चाहिए, जो कि ज़्यादातर केसेस में कम निकलती है, जिसकी वजह से भारत में अधिकांश जनसंख्या जो है वो एनीमिया से पीड़ित है, यानी रक्ताल्पता से पीड़ित है। अब अगर हम आरबीसी की बात करें, तो आरबीसी का जो विखंडन होता है, यानी कि जो टूटने का काम है, या मृत आरबीसी जो होंगी वो कहाँ चली जाएंगी, वो स्प्लीन में जाके दफन हो जाएंगी, यानी अपने लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद वो स्प्लीन में चली जाती हैं, है ना, क्योंकि इनके अंदर लाइसोसोम तो होता नहीं है जो इनको मार सके, तो फिर ये खुद ही जाके दफन हो जाती है। इसलिए स्प्लीन को, यानी कि प्लीहा जैसे आप तिल्ली भी कहते हो, उसको हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। अब आरबीसी में इनका विखंडन किस प्रकार होता है, तो हीम अलग हो जाता है, ग्लोबिन अलग हो जाता है। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, और हीम क्या, आयरन है। ग्लोबिन का संग्रहण कहाँ हो जाएगा, ग्लोबिन जाकर के लिवर में, प्रोटीन है ना, तो लिवर में जाके इकट्ठी हो जाएगी, जबकि जो हीम है, यानी कि आयरन के जो अणु हैं वो अलग हो जाते हैं इससे। अच्छा, इसके साथ साथ पोरफायरिन बलय भी निकलते हैं। तो जब ये हीम के अंदर से आयरन अलग हो जाता है और साथ में पोरफायरिन जो बलय होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, पोरफायरिन बलय जो होते हैं वो चेंज होते हैं बाइल पिगमेंट में, जिसे आप बाइल का वर्णक कह सकते हैं। बिलिरुबिन जो होता है वो पीले रंग का होता है, बिलीवर्डिन जो होता है हरे रंग का होता है, यानी कि ये भी लीवर में चले जाते हैं। और आप जानते हो, क्वेश्चन बनता है कि आपका जो मानव मल है उसका पीला रंग क्यों होता है, तो बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण ही होता है, क्योंकि बिलिरुबिन पीला रंग देने का काम करता है। और ये कहाँ से आए, तो पोरफायरिन से आए, जो कि किसके विखंडन से आए हैं, आरबीसी के विखंडन से आए। अब यदि किसी व्यक्ति के आरबीसी के आकार में परिवर्तन हो जाए, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, एनआइसोसाइटोसिस कहते हैं। एनआइसोसाइटोसिस माने आकार में परिवर्तन हुआ है, यानी साइज बढ़ गया है या घट गया है। जबकि अगर आकृति में परिवर्तन हो जाए तो इसको कहते हैं पोकिलोसाइटोसिस। रक्त में यूरिया बढ़ने पर यूरेमिया की स्थिति आती है, जिससे कि आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अगर आपके ब्लड में यूरिया की मात्रा अधिक होगी तो आरबीसी का आकार बदल जाएगा, जिसे हम बर सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि विटामिन B12 या आयरन की कमी होने पर भी आपकी आरबीसी का आकार बदल सकता है। जैसे विटामिन B12 की कमी अगर होगी तो उस केस में आपकी आरबीसी जो होगी उसका साइज बढ़ जाएगा, मैक्रोसाइट आरबीसी हो जाएगी। और जबकि अगर आयरन की कमी होगी तो माइक्रोसाइट आरबीसी हो जाएगी। और दोनों ही तरीके की आरबीसी जो होती है इसको प्लीहा में नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये सामान्य नहीं है, दोनों ही असामान्य कंडीशन वाली है। नेक्स्ट है कि सिकल सेल एनीमिया के कारण आनुवांशिक रोग जो होता है, सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल एनीमिया इसको हम कहते हैं, उसमें जो आरबीसी होती है वो हसियाकार या हाफ मून शेप्ड हो जाती है। आरबीसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। यानी कि अगर आपने किसी ऐसे विलयन में रख दिया जो थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा है, तो उसमें ये सिकुड़ने लग जाएगी, यानी इसका जो जल होगा वो बाहर की तरफ आने लग जाएगा और इस वजह से सिकुड़ जाएगी। जबकि आप इसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दो, यानी कि कम सांद्रता वाले सोल्यूशन में रखोगे, तो ये फूल जाएगी, ठीक है, क्योंकि जल जो होगा ये इसके अंदर प्रवेश करने लग जाएगा। जबकि आइसोटोनिक में रखोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो अति में सिकुड़ेगी, अल्प परासरणी में फूलेगी और सम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जबकि जब हम लोग
ऊंचाई पे जाते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं, तो क्या होता है आरबीसी हमारे शरीर में बढ़ने लगती हैं, जिस घटना को हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। तो हमने कुछ घटनाएं पढ़ी हैं, जैसे कि एक तो हमने देखी थी एनाइसोसाइटोसिस, आकार में परिवर्तन आरबीसी के, आकृति में परिवर्तन पोकिलोसाइटोसिस। फिर हमने एक स्थिति देखी थी जिसको हमने कहा था कि बर्थ सेल कब बनेगी, जब यूरिया की अधिकता हो जाएगी आपके ब्लड में। नेक्स्ट हमने पॉलीसाइथीमिया देखी थी, जो ऊंचाई में जाने पर आरबीसी का मान बढ़ जाता है। अगली बात आती है कि जब व्यक्ति सो रहा होता है तो उसकी आरबीसी की संख्या में कोई परिवर्तन होता है, तो आरबीसी की संख्या घट जाती है जब व्यक्ति सो रहे होते हैं। नेक्स्ट है डोनम्स इफेक्ट किसे कहते हैं। डोनम्स इफेक्ट क्या है, तो आरबीसी नेगेटिव आयन को पारगम्य और पॉजिटिव आयन को अपारगम्यता दिखाती है। मतलब यदि कोई ब्लड में कोई नेगेटिव आयन है, जैसे क्लोरीन का आयन है HCl- SCO3- आयन है, इसको तो ये अंदर प्रवेश करने देगी। जबकि जो पॉजिटिव आयन होंगे, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, Na+K+ के रूप में हमने डिनोट करा है ऐसे, तो अगर ये अंदर प्रवेश करना चाहेंगे तो इनको रोक देगी, पॉजिटिव आयन को अपने अंदर नहीं जाने देगी। इसी घटना को हम डोनम्स या डोनन्स इफेक्ट कहते हैं, और इसीलिए इसको डोनन्स मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आरबीसी की संख्या में होने वाली वृद्धि एरिथ्रोसाइटोसिस है, आरबीसी की संख्या में होने वाली कमी एरिथ्रोसाइटोपिनिया है। अब एरिथ्रोसाइटोपिनिया की घटना होगी कब, जब आपके शरीर में मलेरिया या किसी भी व्यक्ति के शरीर में जब मलेरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, तो उसकी आरबीसी जल्दी जल्दी खत्म होने लगेगी, जिसे कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया। और जीवाणुओं के संक्रमण के समय आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी, इसे एरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं। आरबीसी जो होती है, इनका निर्माण रेड बोन मैरो में होता है, जिसके लिए विटामिन B9 और B12 की आवश्यकता होती है। ठीक है, रेड बोन मैरो की जो एपिफाइसिस है, यानी जो ये प्रवर्ध जो बड़ा हुआ सा दिखाई दे रहा है, इसे एपिफाइसिस कह रहे हैं। यहाँ पर स्टेम सेल का निर्माण होता है। ये जो रेड बोन मैरो होती है, 3 प्रकार की सेल, यानी कि ल्यूकोब्लास्ट, मेगा कैरियोब्लास्ट और प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, इन सेल्स के द्वारा विभिन्न तरीके की कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो कि हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। जो ल्यूकोब्लास्ट है वो डब्ल्यूबीसी का निर्माण करेगी। मेगा कैरियोब्लास्ट है वो मेगा कैरियोसाइट विखंडन से प्लेटलेट्स का निर्माण करेगी, यानी मेगा कैरियोब्लास्ट प्लेटलेट्स का निर्माण करती है। और प्रो एरिथ्रोब्लास्ट रेटिकुलोसाइट का निर्माण करती है, जिससे रेटिकुलोसाइट से ही आरबीसी का निर्माण होता है। अब थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में हम समझते हैं कि जो हमारा रेटिकुलोसाइट होती है, ये होती क्या है, क्योंकि अभी अभी जस्ट आपने देखा है कि प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो होती है वो रेटिकुलोसाइट का निर्माण करती है, ना कि सीधे आरबीसी का। अब रेटिकुलोसाइट और आरबीसी में डिफरेंस क्या है, तो आप जानते हो कि मेच्योर आरबीसी में क्या नहीं होता है, तो न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि जो आपकी इमेच्योर आरबीसीज होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है। रेटिकुलोसाइट क्या है, वो एक प्रकार की इमेच्योर आरबीसी ही रेटिकुलोसाइट है, जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाएगा, जबकि हीमोग्लोबिन भरा रहेगा। अब अगर आपके शरीर में विटामिन B9 और B12 ठीक ठाक अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, तो ये रेटिकुलोसाइट चेंज हो जाएगी किस में, आरबीसी में। अब यहाँ से केंद्रक बाहर निकल गया और केवल हीमोग्लोबिन बची रह गई। तो केंद्रक बाहर क्यों निकला है, क्योंकि हीमोग्लोबिन संग्रहण करना था उसको, क्योंकि मेन काम तो हीमोग्लोबिन का क्या कराना, हीमोग्लोबिन के जरिए ऑक्सीजन का परिवहन कराना है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी की खास बात ये होती है कि इनका कोई शेप निश्चित नहीं होता, ये इरेगुलर होती हैं। अब डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है, 2, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट और एक होती है एग्रेन्युलोसाइट, कणिका युक्त और कणिका विहीन। अब कणिका युक्त भी कितने प्रकार की हो गई हैं, 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। कणिका युक्त यानी जिनके अंदर कणिकाएं पाई जाएंगी वो कितनी है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। जबकि जो अकणिका युक्त हैं या कणिका विहीन है, या फिर आप कह सकते हो एग्रेन्युलोसाइट है, वो होती हैं आपकी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 30% है, मोनोसाइट 5.3% है। ये मोनोसाइट को ही हम पुलिसमैन कहते हैं, मैक्रो पुलिसमैन या मैक्रोसाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो होती हैं भक्षाणु होती हैं। इनका आकार कितना होता है, 18 माइक्रोन का होता है, जबकि लिम्फोसाइट का आकार कितना होता है, 0.8 माइक्रोन का होता है। न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं, न्यूट्रोफिल्स की जो मात्रा होती है वो 10 माइक्रोन की होती है, और यही सबसे ज़्यादा संख्या में मात्रा में पाई जाती है, संख्या में सर्वाधिक होती है। माइक्रो पुलिसमैन न्यूट्रोफिल्स को कहते हैं, जबकि मैक्रो पुलिसमैन मोनोसाइट को कहते हैं। इओसिनोफिल्स की मात्रा 2.3% होती है, न्यूट्रोफिल्स की मात्रा 62% होती है, बेसोफिल्स की मात्रा
0.4% होती है और सबके तीनों के ही साइज़ कितने 10 माइक्रोन के हैं। संख्या में सबसे कम कौन सी देखने को मिलेंगी? बेसोफिल्स देखने को मिलेंगी। अब देखते हैं कणिका युक्त WBC। तो जो कणिका युक्त WBC है वो साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में पाई जाएंगी। ये केंद्रक पालियों में विभक्त होता है, यानी यहाँ पर आप केंद्रक को गोल नहीं देखोगे बल्कि उसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखोगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आपको याद है सबसे ज़्यादा संख्या में, और इनको माइक्रोपोलिसमैन भी कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट है कि इनका लाइफ स्पैन कितना है? 8 से 15 घंटे, यानी आपके शरीर में कितनी देर तक जिंदा रहती है? मात्र 8 से 15 घंटे तक जिंदा रहती हैं। केंद्रक कैसा होता है? तो केंद्रक जो होता है ना वो गोल नहीं होगा, इसमें कैसा होगा? पालियों में विभक्त देखने को मिलेगा। देखिए डायग्राम में देख सकते हैं आप भी, जो ये 3 से 5 इसके अंदर पालियां देखने को मिलेंगी। अभी डायग्राम में जो बना है उसमें 4 पालियों में विभक्त है। क्या टारगेट रहते हैं? तो जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई जीवाणु परजीवी आ जाते हैं ना, कोई भी आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसको खाने का, इसको खत्म करने का काम करती है। सबसे पहले आक्रमण दर्शाती है, भक्षक प्रकृति इसकी होती है, इसको फेगोसाइड भी इसीलिए कहते हैं। और दूसरा नाम तो माइक्रोप्लाज्मैन है, वो आपको पता ही है, 10 माइक्रोन की होती है, तो इसलिए। तो ये हो गई न्यूट्रोफिल्स। फिर आती है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स होती हैं आपके टोटल लिम्फोसाइट काउंट का, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का, लिम्फोसाइट नहीं ल्यूकोसाइट काउंट का, ये 2.3% होती हैं। और इसका जो केंद्र होता है वो 2 पालियों में विभक्त रहता है। ऐसा लगता है कि हेडफोन का स्ट्रक्चर है। तो ये इसका केंद्र 2 पालियों में विभक्त है। इसका टारगेट परजीवी होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा किस समय में एक्टिव होती है? जब किसी व्यक्ति को एलर्जी हो जाती है। तो इओसिनोफिल्स जो है वो एलर्जी के समय एक्टिवेट होती हैं। तो आपने देखा होगा कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है, पॉलन से एलर्जी होती है, या फिर किसी को किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। तो उस समय ये हिस्टामिन नाम का एक रसायन होता है, इसका सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, हिस्टामिनेस का स्राव करती हैं, जो कि क्या करता है? एलर्जी को रोकने का काम करता है। तो हमने सबसे पहले मोनोफिल्स पढ़ी थी, इसके बाद हमने इओसिनोफिल्स पढ़ी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेसोफिल्स। यहाँ पर जो केंद्रक होता है वो एस शेप का होता है, एस आकार का होता है, और इसका भी साइज 10 माइक्रोन का ही होता है। इन्हें हम मास्ट सेल भी कहते हैं, और ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का 0.4% होती हैं, यानी सबसे कम बेसोफिल्स हैं। उससे थोड़ी ज़्यादा 2.3% इओसिनोफिल्स थी, और उससे थोड़ी ज़्यादा हमारी 62% न्यूट्रोफिल्स थी। बेसोफिल्स की केंद्रक हमने डिस्कस किया। अभी कब मतलब एक्टिवेट होती हैं? तो हिस्टामिन का रिलीज करती हैं। ये कब करेंगी हिस्टामिन? जब एलर्जी होगी, एलर्जी के समय ये थोड़ी एक्टिव होकर के हिस्टामिन का स्रावण करेंगी। फिर रुधिर वाहिनियों का प्रसार भी ये कर देती हैं। ये वैसे हिस्टामिन करता है रुधिर वाहिनियों का प्रसार, जिसकी वजह से आसानी से ब्लड बह सकता है। फिर सेरोटोनिन को भी ये बेसोफिल्स रिलीज करती हैं। सेरोटोनिन क्या करता है? बीपी को हाई करने का काम करता है और रुधिर वाहिकाओं में संकुचन करता है। यानी एक बार रुधिर वाहिकाओं में प्रसार हुआ है हिस्टामिन के जरिए और सेरोटोनिन के जरिए, रुधिर वाहिकाओं में संकुचन हो गया। नेक्स्ट है हेपेरिन। हेपेरिन तो आप सब जानते हैं ब्लड में पाया जाता है। ये एंटी थ्रोम्बिन, यानी हमारे ब्लड का थक्का बनने से रोकता है ये। तो जब भी कभी हमें चोट लग जाती है ना, तो सबसे पहले हेपेरिन इनएक्टिव होता है। तो एंटी थ्रोम्बिन है, यानी रक्त का थक्का बनने से ये रोकेगा, और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने में सहायता करता है। ये तो हमने ग्रेन्युलोसाइट की बात की थी। अब बात करते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट की, यानी कि जो कणिका विहीन WBC है। तो जो हमने कणिका युक्त वाली में पढ़ी थी, उसमें एक हमने पढ़ा था कि बहुपालित केंद्रक वाला था, एक हेडफोन वाला जिसमें 2 पालियां थी, और एक बेसोफिल जो एस आकार का केंद्रक था। अब हम एक ग्रेन्युलोसाइट की बात करते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म में कणिका नहीं होती, इनका केंद्र पालियों में विभक्त भी नहीं होता। देखिए इनमें किसी में भी आपको जो न्यूक्लियस है उसका आकार पालियों में विभक्त नहीं दिखाई देगा। अब देखते हैं कि जो फेगोसाइट है मोनोसाइट होती हैं, इनको हम मैक्रोपोलिसमैन भी कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो 5.3 होती है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का। हमारे ब्लड का स्कैवेंजर कहलाती है, यानी साफ सफाई करता कहलाती है हमारे ब्लड का। परजीवी रोगाणुओं का भक्षण करने वाली होती है। केंद्रक बीन शेप होता है, ठीक है, वृक्काणु भी कह सकते हैं इसको, यानी कि इसकी आकृति कुछ कुछ किडनी जैसी होती है। ये इस शेप में सबसे बड़ी है, 18 से 20 माइक्रोन की है। कौन? मोनोसाइट है ना, तभी तो इनका नाम मैक्रोपोलिसमैन है, क्योंकि साइज में बहुत बड़ी है और फेगोसाइटोसिस विधि से जीवाणुओं को खा जाती हैं। फिर आता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होती हैं? संख्या में 30% होती हैं, TLC यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का 30% है। आकार इनका 8 माइक्रोन है। केंद्रक इनका गोल होता है। अभी लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर, टी मेमोरी में बदल जाती हैं। बी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो प्लाज्मा, मेमोरी
और इम्यूनिटी प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में बदल जाती हैं। अब यहाँ पर क्या क्या काम होता है इनका। जो प्लाज्मा सेल होती है बी लिम्फोसाइट की, वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। बी लिम्फोसाइट में प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी का निर्माण करती है। मेमोरी सेल कन्वर्ट करती है प्लाज्मा सेल को कि अगर कभी भविष्य में ये बैक्टीरिया वायरस दोबारा आता है तो उसको कैसे लड़ना है। तो मेमोरी सेल का निर्माण करती है, कन्वर्ट करती है प्लाज्मा सेल। नेक्स्ट है टी हेल्पर। टी हेल्पर सेल जो होती है प्लाज्मा सेल को स्टिमुलेट करके एंटीबॉडी निर्माण करती है। प्लाज्मा सेल को स्टिमुलेट करके एंटीबॉडी का निर्माण करती है हेल्पर। टी किलर क्या करती है, माइक्रोब को किलिंग, यानी कि कोई भी सूक्ष्म जीव यदि आते हैं तो उसको मारने का काम करती है। टी सप्रेसर शेक की रक्षा करती है। और टी मेमोरी फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स के समय एंटीबॉडी निर्माण करती है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट की बात करते हैं, ये इनका काम होता है ब्लड का स्कंदन करना, यानी रक्त के स्कंदन या क्लॉटिंग करना। तो चोट लगने पर क्षतिग्रस्त ऊतक से कुछ ऐसे पदार्थों का स्राव होने लगता है जो निकलने वाले रक्त को एक थक्के के रूप में जमा देते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग है। इसमें 3 से 8 मिनट लगते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 13 की सहायता से होता है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, जब चोट लग गई है तो धीरे धीरे ब्लड का जम जाना ही ब्लड क्लॉटिंग है। 3 से 8 मिनट इसमें लगेंगे। अच्छा, ये काम इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए आपको एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। 12 फैक्टर काम करते हैं। उन 12 फैक्टर के बाद ही आपका ब्लड जो है वो प्रॉपर क्लॉट हो पाता है। अब प्लेटलेट्स जो है वो खुद फैक्टर नंबर 3 पर वर्क करती है, या तीसरे नंबर का फैक्टर है। तो सबसे पहले फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। पहला फैक्टर है फाइब्रोनोजन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा है कैल्शियम आयन, पांचवा है लेबल फैक्टर, छठवा है अननोन फैक्टर। इसको कोई और मतलब अभी रिसर्चेस चल रहे हैं, इसको कम्प्लीटली कोई नहीं जान पाया है। 7th है स्टेबल फैक्टर, 8th है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। जो व्यक्ति हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होते हैं उनके शरीर में यही फैक्टर ना हो पाने के कारण उनके शरीर में कभी ब्लड क्लॉटिंग होती नहीं है। और आप जानते हो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसे इंग्लैंड की महारानी के शरीर में खोजा गया था, इसीलिए हम इसको शाही बीमारी भी कहते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है कि इसके शरीर में विटामिन के भी होता है, कैल्शियम भी होता है, प्रोथ्रोम्बिन भी होता है, लेकिन जो फैक्टर नंबर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है वो नहीं पाया जाता है। 9th भी नहीं पाया जाता है। 9th फैक्टर कौन सा होता है, क्रिसमस फैक्टर। तो 8th और 9th फैक्टर न होने की वजह से व्यक्ति जो होता है वो हीमोफिलिक हो जाता है। 10th है स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, 11th है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, 12th है हेगमैन फैक्टर और 13th नंबर है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो कुल मिला के यहाँ पर कितने फैक्टर हैं, 13 फैक्टर हैं, लेकिन इनमें से हमें 12 के बारे में जानकारी है। छठे नंबर को हम अननोन फैक्टर कहते हैं। तो इस तरीके से ज्ञात 12 फैक्टर हैं और अज्ञात 13 फैक्टर, अज्ञात को मिलाकर के कुल 13 फैक्टर हैं। अब देखते हैं कि जो ये ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले कोई हमारी ब्लड वेसल थी जो रप्चर हो गई, यानी कि जिसमें से आप कह सकते हैं कि चोट लग गई या आघात हो गया। अभी यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पर घाव बना है, वहाँ पर डिपोजिशन होगा प्लेटलेट्स का, यानी जो ब्लड में घूम रही होंगी प्लेटलेट्स वो यहाँ आकर इकट्ठे होने लग जाएंगी। अब जहाँ से कटा है या फिर जहाँ से जख्म हुआ है वहाँ से थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक रसायन का स्राव होगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होने लगेगी, स्रावित होने लगेगी। दूसरी ओर प्लेटलेट्स भी थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव करेंगी। तो तब जो दो जगह की रप्चर्ड टिश्यू से और प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन बह करके जाएगी कैल्शियम आयन तक। कैल्शियम आयन जो होगा वो अपना नेक्स्ट काम करने लगेगा। नेक्स्ट काम क्या करेगा, वो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम सक्रिय हो जाएगा। कैल्शियम आयन के मिलते ही कैस्केड सिस्टम शुरू होगा और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम आयन सक्रिय हो जाएगा, जिसके सक्रिय होते ही हेपेरिन का निष्क्रियकरण हो जाएगा। तो आपको याद रखना है हेपेरिन का निष्क्रियकरण कब होता है, जब थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है। और जैसे ही हेपेरिन निष्क्रिय होगी तो फिर वो ब्लड को जो पतला करने में भूमिका निभा रहा था वो कार्य नहीं करेगा। ठीक है, फिर हो गया प्रोथ्रोम्बोकाइनेज का सक्रियण। फिर नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बोकाइनेज सक्रिय हो जाएगा और प्रोथ्रोम्बिन को इनएक्टिव कर देगा। जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव होगा थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाएगा। अब थ्रोम्बिन के एक्टिवेट होते ही फाइब्रिनोजन जो कि घुलनशील प्रोटीन होती है और फाइब्रिन जो कि तंतुनुमा अघुलन प्रोटीन होती है, ये दोनों जालनुमा संरचना बना लेंगे, जिससे फाइब्रिन तंतु ऐसे दिखाई देने लगेंगे और इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आकर के फंस जाएंगी और धीरे धीरे प्रक्रिया 3 से 8 मिनट के अंतर्गत पूर्ण होगी और ब्लड आना या बहना रुक जाएगा और ब्लड गाढ़ा होने लग जाएगा।
तो प्रतिस्कंदक क्या है? प्रतिस्कंदक है हेपेरिन, जो ब्लड में क्लॉटिंग को रोकता है। जबकि एक हिरोडिन नाम का भी प्रतिस्कंदक होता है जो कि जोक के अंदर होता है। जोक जब किसी व्यक्ति को चिपकती है तो फिर वो अपनी लार में से हिरोडिन नाम का प्रतिस्कंदक डालती है, जिससे कि ब्लड पतला होता रहता है। फिर होती है एनाफ्लिन। एनाफ्लिन क्या होती है? एनाफ्लिन मच्छर की लार में नामक में पाया जाने वाला एक एंटी कोगुलेंट है, जिससे मच्छर जब काटता है तो अपने लार के जरिए उसको छोड़ देता है व्यक्ति के शरीर के अंदर। वॉरफरीन ये कहाँ से आता है? विटामिन के फंक्शन में बाधा पहुंचाता है, ये वॉरफरीन है। अब बात करते हैं ब्लड बैंक की। इसको हम ब्लड बैंक को ऐसे समझ सकते हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है कभी, तो फिर हम उस बैंक में रखा हुआ ब्लड यूज़ कर सकते हैं, जिसका एक लिमिटेड समय होता है कि इतने समय तक ये ब्लड रखा जा सकता है। तो ज़रूरत पड़ने पर या कोई व्यक्ति क्षतिग्रस्त हो जाता है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जब ब्लड बैंक में हम ब्लड रखते हैं तो इसमें हम मिलाते हैं EDTA को। EDTA क्या होता है? एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। तो इसको कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है? तो +4.4 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको रखते हैं। नेक्स्ट है कि इसके अंदर जो कैल्शियम आयन होता है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर को बाइंड कर देता है, यानी कि वो क्लॉटिंग फैक्टर होने से रोकता है। अब इसके बारे में किसने बताया था? तो सबसे पहले क्लार्क लीगेंड थे, जिन्होंने कृत्रिम रक्त की खोज की थी। अब कृत्रिम रक्त कैसे बनाया गया था? तो परफ्लोरोकार्बन के सिल्वर विलेन के साथ में, यानी AG विलेन के साथ में। तो ब्लड बैंक में जो ब्लड होता है कितने दिन तक आप मैक्सिमम रख सकते हो? तो 32 से 45 दिन, मतलब ओवरऑल आप 1 से सवा महीना तक उसको रख सकते हो, या आप कह सकते हो 1 से 1.5 महीने तक आप उसको रख सकते हो। उसके बाद आप उसको नहीं रख सकते। नेक्स्ट, ब्लड बैंक में ब्लड को जमने से कौन बचाता है? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि हम इसमें EDTA मिला के रखते हैं और कैल्शियम आयन को रखते हैं और सोडियम सिट्रेट। ये 3 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से रखा हुआ ब्लड जमता नहीं है। वरना तो ब्लड वायु के संपर्क में आ गया, ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया, जम सकता है, लेकिन नहीं, EDTA कैल्शियम आयन और सोडियम सिट्रेट की वजह से ब्लड जमता नहीं। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, यानी रक्त समूहों की। तो 3 प्रकार के जनरली ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, A, B और O। लेकिन कुछ जंतुओं में खोज करने में पता चला कि एक नए प्रकार का ब्लड ग्रुप भी होता है जिसे हम AB कहते हैं। तो इस तरीके से हमें कुल 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप मिलते हैं, ब्लड ग्रुप A, B, AB और O। और जब हमने RH फैक्टर की खोज की तो फिर ये 8 प्रकार के हो गए, क्योंकि A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव और O पॉजिटिव, O नेगेटिव। तो अभी अगर आप देखोगे तो ABO ब्लड ग्रुप में कितने तरीके के ब्लड ग्रुप शामिल हैं? तो 4 तरीके के ब्लड ग्रुप शामिल हैं, जिसकी खोज कॉर्डलैंड, स्टीनर और वीनर ने की थी, जिसमें A, B और O थे। लेकिन AB जो था उस ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? डेकास्टलो स्टर्ली ने 1902 में की थी, यानी कि 1 साल के पश्चात AB नाम का ब्लड ग्रुप भी पता लगाया गया था। अभी किस आधार पे मतलब इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या बांटा गया है? तो ये जो एंटीजन होता है ना, उस आधार पे हमने इनका नामकरण किया है या उनका विभाजन किया है ब्लड ग्रुप्स का। तो RBC की सतह पर जो ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है उसके आधार पर हमने एंटीजन, उसे हम एंटीजन कहते हैं, और उस एंटीजन के आधार पे हमने ब्लड ग्रुप का नाम दिया है। रक्त समूह का निर्धारण कौन करता है? तो ये इसके ऊपर जो एंटीजन पाई जाती है वही इसका रक्त निर्धारण करती है। यदि RBC के ऊपर जो एंटीजन है उसका आकार कैपिटल A के समान है तो हम इसको एंटीजन A कहेंगे, और इस तरीके से ब्लड ग्रुप भी O हो जाएगा। जबकि एंटीबॉडी जो होती है वो प्लाज्मा में पाई जाती है। जैसे एंटीजन RBC की सतह पर मिल रहा था, एंटीबॉडी प्लाज्मा के ऊपर मिलेगी। अच्छा, एंटीजन का निर्माण किससे होता है? ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है। जबकि एंटीबॉडी किससे बनी होती है? गामा ग्लोबुलिन से बनी हुई होती है। एंटीजन रक्त समूह का निर्धारण करते हैं, एंटीबॉडी प्रतिजन के विरुद्ध यानी एंटी सीरम के तौर पर कार्य करती है। ये 2 प्रकार की होती है, स्मॉल a स्मॉल b। अब ब्लड ग्रुप A अगर है तो उसमें एंटीजन A होगा और एंटीबॉडी B होगी। ब्लड ग्रुप B है तो उसमें एंटीजन B होगा, एंटीबॉडी A होगी। ब्लड ग्रुप AB है तो उसमें एंटीजन A और B दोनों होंगे, जबकि एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी। और अगर ब्लड ग्रुप O है तो उसमें एंटीबॉडी A और B दोनों होंगी, लेकिन एंटीजन कोई भी उपस्थित नहीं होगा। अब कौन किसको ब्लड दे सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो A ब्लड ग्रुप जो है वो A को दे सकता है, A जो है वो AB ब्लड ग्रुप को दे सकता है, B जो है वो B को दे सकता है और AB को दे सकता है, O जो है वो O को दे सकता है और A को दे सकता है और B को दे सकता है,
और ए बी को दे सकता है, और ए बी सिर्फ और सिर्फ ए बी को दे सकता है। इस तरीके से ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी अन्य ब्लड ग्रुप से ले सकता है ब्लड को, लेकिन ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी ब्लड ग्रुप को ब्लड ग्रुप दे तो सकता है पर किसी से ले नहीं सकता। लेने के लिए उसको केवल ओ से ही ले सकता है। अब इसके बाद आर एच फैक्टर की खोज हुई। आर एच फैक्टर के आधार पर भी हमने इसका विभाजन किया। अगर आर एच पॉजिटिव है तो वो सभी पॉजिटिव वाले को डोनेट कर सकता है, और वो ले किससे सकता है, पॉजिटिव वाले से भी और नेगेटिव वाले से भी। लेकिन अगर किसी का आर एच नेगेटिव है तो वो डोनेट तो दोनों को करेगा, लेकिन लेगा सिर्फ उसी से जिसका नेगेटिव है। आर एच फैक्टर की खोज जो है वो रीसस मंकी के अंदर की गई थी। किसने की थी, तो कॉर्डलैंड स्टीनो वीनर ने की थी। कहाँ की थी, तो मकाका रीसस प्रजाति के बंदर में। आर एच एक प्रकार का एंटीजन ही है, इसे डी एंटीजन भी कह सकते हैं आप। आर एच की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह 8 प्रकार के हो जाते हैं। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। विश्व में आर एच फैक्टर पॉजिटिव वाले लोग कितने हैं, विश्व में 85% लोग आर एच पॉजिटिव वाले हैं और आर एच नेगेटिव वाले 15% है। और भारत में अगर हम बात करें तो आर एच पॉजिटिव 93% लोग हैं, शेष आर एच नेगेटिव 7% लोग हैं। और ये एक टेबल है जिसके सहायता से आप देख सकते हैं कि कौन किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है और कौन किससे ब्लड ग्रुप ले सकता है। अब बात करते हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस। ये एक प्रकार का रोग है जिसे आप कहते हो एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। गर्भ रक्ताणु को रोकता है। यदि किसी पुरुष जो कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला यानी आर एच फैक्टर पॉजिटिव वाला है और महिला आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, अगर इन दोनों का विवाह हो जाता है तो इनकी पहली संतान तो जीवित रह जाएगी, लेकिन यदि इनका दूसरा और तीसरा बच्चा होता है तो उस केस में उसका एबॉर्शन हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है। जिसका रीज़न क्या है उसको हम समझते हैं। बहुत ही रेयर चांसेस ऐसे होते हैं जिसमें फोर्थ वाला बेबी जो है वो जीवित निकल जाता है, अन्यथा पहला ही बच्चा केवल जीवित रहता है। कुछ केसेस में हम देखते हैं कि पहले के बाद चौथा बच्चा जीवित रह सकता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जीवित रहने के लिए 72 घंटे के अंदर आर एच रोगम के इंजेक्शन का उपयोग किया जाए तो जीवित बच्चे को मतलब कुछ कंडीशन में सुधार देख सकते हैं हम लोग। अब इसमें हुआ कि जब पहला बच्चा हो रहा था तो उस माता के अंदर मैटरनल ब्लड आर एच नेगेटिव था, क्योंकि माता नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है तो मैटरनल ब्लड आर एच नेगेटिव था। लेकिन पिता का यदि आर एच पॉजिटिव आता है तो उस केस में माँ के शरीर में बच्चे के जन्म से आर एच के विरुद्ध एंटीबॉडी बनने लगती है। मतलब पिता द्वारा जो आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप माँ के शरीर में ग्रो करने लगता है फीटस के अंदर, वो उसके प्रति माँ जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाती है, क्योंकि उसके लिए तो कोई असामान्य चीज़ है, एंटीजन है, जिसके कारण इम्यून रिस्पॉन्स के कारण आरबीसी की कमी होने लगती है। अब यहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो आरबीसी की कमी हो गई, जिससे दूसरे बच्चे में पीलिया हो सकता है या एनीमिया हो सकता है। अगर पीलिया या एनीमिया की कंडीशन होगी तो भ्रूण अपने आप वृद्धि नहीं कर पाएगा और जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब यहाँ पर रीज़न क्या था कि भ्रूण की आरबीसी कैसी हो जाएगी, वो अपने आकार ही खो देगी। तो पहले वाले केस में तो जीवित रहेगी। अब दूसरे केस में क्या होगा, जो सेकंड बच्चा होगा उसमें आप क्या देखेंगे कि जो सेकंड बच्चा होगा उसमें माँ प्लाज्मा, अब माँ के शरीर में पहले वाले बच्चे के दौरान जो एंटीबॉडी बन गई थी, अब वो एंटीबॉडी यहाँ पर मेमोरी सेल की तरह काम करने लग जाती हैं। यानी कि प्लाज्मा में जो आरएच एंटीबॉडी का निर्माण हुआ है वो बढ़ जाएंगी और मेमोरी सेल जो है वो एकदम से आकर के फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स दिखाने लग जाएगी, जिससे दूसरा बच्चा जो होगा उसमें आरबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के कारण मृत्यु तक हो सकती है। पहले बच्चे में जो आरबीसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी है वो यहाँ पर दूसरे बच्चों को जन्म लेने ही नहीं देती है, ठीक है। और इस तरीके से पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और नेगेटिव ब्लड ग्रुप का जो संयोजन है, जिसमें पॉजिटिव मेल है और नेगेटिव फीमेल है, उससे सेकंड बच्चे थर्ड बच्चे और के बीच में समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब कुछ हार्ट डिजीज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर हमारा एंड हो जाएगा, तो उसको ख़त्म करने से पहले हम लास्ट देख लेते हैं कि कुछ विशेष प्रकार की हार्ट डिजीज़ होती है। जैसे इसमें होती है CAD यानी कि कोरोनरी आर्टरीज डिजीज़।
अब यहाँ पे क्या होती है, जो कोरोनरी आर्टरी वो कौन सी आर्टरी है, जो आपकी हृदय की धमनी है। इनमें कैल्शियम और फैट कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से हृदय की भित्तियों में शुद्ध रक्त की आपूर्ति नहीं पाती, क्योंकि क्या होता है कि कैल्शियम फैट कोलेस्ट्रॉल मिलकर के ये इकट्ठे होने लगते हैं और इकट्ठे होकर के ये ब्लड को गुजरने में समस्या उत्पन्न करते हैं। देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, डिपोजिशन कैल्शियम फैट एंड कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, जिससे एथेरोमा का निर्माण हो रहा है। एथेरोमा क्या है, ब्लड के रेशे थक्के इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि धीरे धीरे आर्टरी जो है वो सिकुड़ने लगेगी और नीचे वाली जो आर्टरी है, मतलब आर्टरी की जो नीचे वाली वॉल है, भित्ती है, उस पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो पहुंच ही नहीं पा रहा है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस यानी थक्का बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। अब एथेरोमा जो होता है ये मायोकार्डियल इश्केमिया, इसकी वजह से ये पहला, मतलब कोई भी बीमारी होने से पहले का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि मायोकार्डियल इश्केमिया होता है। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर की कंडीशन आती है, फिर उसके बाद एंजीना होता है, फिर मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन होता है और लास्ट में कार्डियक अरेस्ट की समस्या आती है। कार्डियक अरेस्ट अचानक से नहीं आ जाता, उसके पीछे लगातार समस्याएं चल रही होती हैं जिनको इग्नोर कर देता है व्यक्ति। तो मायोकार्डियल इश्केमिया के बाद हार्ट फेलियर, हल्का सा हार्ट में पेन की समस्या आएगी, फिर एंजीनिया जिसे एंजाइना बैक्टोरस भी कह सकते हैं आप। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन ये हार्ट अटैक होता है और कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि कार्डियक मसल पूरी तरीके से काम करना बंद कर देती है, टोटल इसकी डेथ हो जाती है। हार्ट फेलियर कौन सी कंडीशन है, देखिए यहाँ जो सेकंड कंडीशन है वो हार्ट फेलियर की है, जिसमें व्यवस्था जब हृदय के द्वारा उचित मात्रा में रक्त पंप ना किया जाए। रक्त पंप तो कर रहा है हार्ट, लेकिन प्रॉपर मात्रा में नहीं कर रहा, कम मात्रा में कर रहा है। एंजीना या एंजाइना क्या है, जिसमें हार्ट में अचानक से तेज से दर्द होता है और इसके कारण हृदय की पेशियों के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचना है, दर्द का कारण कि हृदय की पेशियों के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन में क्या होता है, हृदय की कार्डियक मसल्स के किसी भाग का निष्क्रिय हो जाना, और कार्डियक अरेस्ट में टोटली डेथ हो जाती है कार्डियक मसल्स की। तो इस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।